वंदे मातरम, आपके साथ मैं हूं नुशरतुल्लाह। नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में आप सभी का स्वागत है। बदलते मौसम में बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है और देश के कई राज्यों में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है, जिसके मद्देनजर डेंगू के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं और पिछले 6 महीने में राजधानी में डेंगू के 3000 से ज्यादा केस मिले हैं। यूपी और उत्तराखंड में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि इसके लिए सरकारें लगातार कदम उठा रही है, चाहे वो यूपी की सरकार हो या फिर उत्तराखंड की। जिला अस्पतालों में डेंगू के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चौकन्ना नजर आ रहा है। इसके बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और देश के कई राज्यों में डेंगू का आतंक इस वक्त देखने को मिल रहा है। डेंगू के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में लगातार इसका कहर बढ़ता जा रहा है। यूपी के जिला अस्पतालों में वार्ड बनाए गए हैं। अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और उत्तराखंड में अगर बात कर ली जाए तो 15 मरीजों की इससे मौत हो गई है। यूपी में 6136 मरीज सामने आए, जिसमें से कि 7 लोगों की मौत हो गई है। और वहीं आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार काफी सजग इसे लेकर नजर आ रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों की मामले पर लगातार पैनी नजर है और 5 से 8 दिन तक सतर्क रहने को कहा गया है। और यूपी में डेन 2 वायरस की एंट्री भी है। इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है और अगर बात अस्पतालों की कर ली जाए तो अस्पताल इस वक्त मरीजों से भरे पड़े हैं। लगातार डेंगू की संख्या में जो है लगातार वृद्धि हो रही है, इजाफा हो रहा है। लगातार मरीज जो है अस्पताल पहुंच रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि आमतौर पर इस समस्या की शुरुआत अचानक से होती है और 7 से 10 दिनों तक रहती है। शुरुआत के तीसरे दिन से लेकर 7वें दिन तक मरीजों की हालत काफी खराब रहती है और ये अवधि बीमारी की सबसे खतरनाक अवस्था मानी जाती है, जो कई बार लापरवाही बरतने के कारण जानलेवा भी बन जाती है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार डेंगू अपने पैर पसारता जा रहा है, उसका कहर बरप रहा है और इससे देखिए कई जगह पर, कई राज्यों में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और हमारी लापरवाही बरतने के कारण ही जो है ये मौतें होती हैं। अगर आप सही समय पर इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो ये जानलेवा भी बन सकता है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर किन किन बातों का हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संदीप गर्ग जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनीता रमेश जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीएम पपनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सीधा रुख डॉक्टर संदीप गर्ग जी का कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में किन किन बातों का खास ध्यान रखने की जरूरत है ताकि इसे जड़ से खत्म करा जा सके? देखिए, हमने देखा है जैसे कि डेंगू का जो मौसम है वो बारिश के बाद होता है यूजली, और इस साल जो है भगवान बारिश का स्पेल होता जा रहा है और जितने बारिश के स्पेल हो रहे हैं उतना ही पानी का जल भराव है गांव में, शहर में, जगह जगह। और ये जो पानी है यही एडीज मच्छर के लिए एक जनक है और जितना आप मच्छर की वजह से ये एडीज फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, तो ये मेन कारण है जिसकी वजह से जो मैक्सिमम मानसून में स्पेल्स हुए रिपीटेड बारिशों के और हफ्ते दर हफ्ते बारिश होती जा रही है, इस वजह से डेंगू बहुत फैल रहा है देश में। और मेरठ में, पश्चिम यूपी में काफी डेंगू है। बट अच्छी बात यह है कि इस बार डेंगू हेमोरेजिक शॉक और डेंगू शॉक सिंड्रोम के केसेस नहीं आ रहे जितने पहले आया करते थे। पेशेंट भी काफी सजग है और समाज भी काफी सजग है और सरकार भी काफी सजग है और जो कॉम्प्लिकेटेड डेंगू है वो इतना नहीं आ रहा है जैसा कि पिछले सालों में आता गया है। चलिए, लगातार हमारे साथ अनीता रमेश जी भी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। अनीता जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, ऐसी कौन सी स्टेज होती है जहां पर डेंगू काफी खतरनाक हो जाता है, जिसकी वजह से जो है लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है? ऐसी कौन सी स्टेज रहती है डेंगू में? ओके, डेंगू जो बुखार आते हैं उसके बाद एक स्टेज आ जाता है जहां पे हम लोग को बोलते हैं सीवियरिटी, स्टेज सीवियर हो जाते हैं। उसी में क्या होता है कि बहुत तेज बुखार आते हैं, सिर में दर्द रहता है, पेट में जलन रहता है, दर्द भी रहता है, उल्टी लगातार होते रहते हैं, सांस फूलते हैं, सांस लेने के में तकलीफ है। ओके, और ब्लीडिंग आ जाते हैं, गम से ब्लीडिंग होता है, बॉडी से ब्लीडिंग हो सकता है, स्किन से भी हो सकता है और आदमी बहुत थक जाते हैं,
कमजोर हो जाते हैं, बेड पे लेट जाते हैं, बीपी गिरता है, वो घबराते हैं और उसी समय और बहुत पसीना लगता है एंड पेशेंट सब काफी लास्ट स्टेज में जो आ जाते हैं उसी समय अनकॉन्शियस जैसे होते हैं कि एकदम स्किन ठंडा हो जाते हैं, एकदम बहुत कमजोर हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड अ सीवियर स्टेज ऑफ डेंगू। वो एकदम आते हैं जब वायरस का इन्फेक्शन बड़ी तेज से हमारा बदन के अंदर फैल चुके हैं एंड दैट इज द डेंजरस स्टेज ऑफ डेंगू। उसी समय वी आर गोइंग टू लूज द पेशेंट्स। चलिए, लगातार हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी भी इस वक्त बने हुए हैं। उपाध्याय जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, लगातार डेंगू के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। अगर अस्पतालों के बाहर भीड़ की अगर बात कर ली जाए तो लगातार इसकी संख्या में वृद्धि होती जा रही है। क्या कहेंगे सबसे पहले डेंगू को लेकर? देखिए, डेंगू मच्छर जनित बीमारी है और बारिश लगातार हो रही है, साफ पानी में होता है, तो उतने जो प्रिकॉशन रखने चाहिए ना, अपने घर में तो आप प्रिकॉशन रख लेंगे, लेकिन बाकी दायित्व तो सरकार का है कि जहां जहां पानी इकट्ठा होता है वहां पर छिड़काव करना, जिससे कि मच्छर पैदा ना हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार नहीं कर पाती है और उसकी वजह से जब मच्छर पनपता है एडीज मच्छर, तो फिर वो काटेगा और डेंगू के प्रॉब्लम से, प्रकोप से जनता को सफर करना पड़ेगा। और ये जो पीरियड चल रहा है यही समय मुफीद होता है। इसके बाद आप जैसे ही देखेंगे कि सर्दी शुरू हो जाएगी, फिर ये खत्म हो जाता है। इस समय बारिश, जबरदस्त बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, मच्छर पनप रहा है, तो ये डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। और जब तक सर्दी नहीं बढ़ेगी तब तक ये प्रकोप जारी रहेगा। अब सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वो उस तरह के छिड़काव, पहले हमने देखा था जब हम छोटे थे तो गांव में बीएससी का छिड़काव और वो सब होते थे, तो उससे मच्छर वगैरह ये सब नहीं होते थे। अब आजकल सरकारों ने उस तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है। अब उस तरफ ध्यान नहीं देती हैं। जब डेंगू के मरीज भारी संख्या में अस्पताल पहुंचने लगते हैं, तब फिर उसके बाद सरकार की नींद खुलती है, वो जागती है। तो ये जो चीजें हैं इनको रोका जा सकता है, बशर्ते पहले से सरकार तैयार रहे और जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट हैं वो रखे जाएं कि पानी का जमाव ना हो, भराव ना हो, पानी की निकासी सुनिश्चित की जाए। और फिर उसके बाद दवा का छिड़काव होगा तो मच्छर पनपेगा नहीं, और मच्छर नहीं पनपेगा तो फिर बीमारी फैलेगी नहीं। मच्छर जनित बीमारी है तो सबसे पहले मच्छरों पर ही रोक लगानी पड़ेगी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सरकारें उस तरफ कोई ध्यान नहीं देती हैं। अब इस तरह का कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती कि मच्छरों की रोकथाम के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है। जी निशा। चलिए, लगातार हमारे साथ सीएम पपनी जी भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे सबसे पहले डेंगू को लेकर, और कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होने की बहुत जरूरत है? हाँ निशा जी, जिस तरीके से पूरा हम देख रहे हैं कि अब WHO की भी अपना रिपोर्ट हमने देखी है, जिस तरीके से अपना विश्व के कम से कम हम अगर एक अवलोकन करते हैं तो कम से कम 100 देश ऐसे हैं कि जहां लगातार हर वर्ष जो है अपना ये डेंगू का अपना प्रभाव रहता है और कई मिलियन, अपना करीब 4000 मिलियन के करीब इस तरीके से पूरा इसका डेंगू का प्रभाव रहता है। और उसका 96% लोग ऐसे होते हैं कि करीब जो है जो कम से कम जो है इससे पीड़ित होते हैं, उसका ठीक हो आते हैं, बाकी लोगों की कई लोगों की डेथ भी हो आती है। और जिस तरीके से अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं इस वक्त जो अभी उपाध्याय जी ने भी व्यक्त किया है, तो यहाँ पर अगर हम हर राज्य की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इस वक्त केरल का इस वक्त क्या हाल है, एक्चुअली बात क्या है। अगर महाराष्ट्र का आप देखिए, आप असम का हाल देखिए, अभी आपने उत्तराखंड का भी आपने जिक्र किया था, तो है क्या कि जो बाढ़ के बाद जो बरसात होती है और बरसात के बाद जो है जो अपना एक बाढ़ का आलम होता है और जिसके उपाध्याय जी भी व्यक्त कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमारी सरकारों को संवेदनशील होकर एक्चुअली काम करने की जरूरत है। जिस संवेदनशील होकर अगर वो काम करेगी तो निश्चय ही अपना हम इस पर काबू कर सकते हैं। अब देखिए अपना जिस तरीके से हमारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है अपने मांडविया जी, उन्होंने एक आनंद में एक अपना मीटिंग अपना एक अरेंज करी और हाई अथॉरिटीज को अपना निर्देश दिए
कि जितने भी जिस तरीके से भी अपना डेंगू के प्रभाव को हम रोक सकते हैं, जो वायरल अपना फैल रहा है इसको रोक सकते हैं, जो टाइफाइड हो रहा है इसको हम रोक सकते हैं। तो इसके लिए अपना निरंतर हम अपना कोशिश जारी रखें, अपने दवाइयों का आलम है, हमारी किटें हैं, दूसरा है सारे इंतजाम करके रखें। इतनी बात है सरकार भी चिंतित है, लेकिन यहां पर निशा जी मैं तो यही व्यक्त करूंगा कि यहां पर जन जागरूकता बहुत जरूरी है। इतनी बात है क्योंकि आप गली मोहल्लों में जाते हैं, 10 जगह जाते हैं, पानी भरा रहता है, इतनी बात है वहीं से ही अपना बीमारियां फैलती है, अपना पेट की बीमारी शुरू होती है, बुखार होता है, 10 तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है लोगों की। इतनी बात है तो यहां पर कम से कम डेंगू की रोकथाम के लिए हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो, चाहे वो निजी स्तर पर हो, चाहे वो अन्य माध्यमों से हो। चलिए, डॉक्टर अनीता रमेश जी लगातार हमारे साथ बनी हैं। डॉक्टर, जिस तरीके से बात कर ली जाए डेंगू के मरीज में प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए क्या खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए, हमें किन किन चीजों का सेवन करना चाहिए इस दौरान की ताकि जो प्लेटलेट काउंट है वो बढ़ाए जा सके? देखिए, प्लेटलेट काउंट ये वायरस इन्फेक्शन के वजह से कम हो रहा है। ओके, इसके लिए बहुत अगर कम हो जाएगा, सपोज आपके बॉडी बदन के अंदर छोटे छोटे रेड स्पॉट्स और ब्लीडिंग शुरू हो गया, खून आ रहा है उल्टी से, खांसी से, ओके, मोशन यूरिन से, उसी समय हम लोग पेशेंट को एडमिट करना है, सलाइन चलाना है, बीपी बढ़ाना है और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देना है। रैंडम डोनर प्लेटलेट उसको बोलते हैं और सिंगल डोनर प्लेटलेट, उसी से हमारा प्लेटलेट बढ़ जाते हैं जब पेशेंट बहुत सीरियस है, आईसीयू में है। ओके, उसके साथ साथ एक दवा भी है एल-थ्रोम्बोपेग। इट इज नॉट एक्चुअली प्रिस्क्राइब्ड, नॉट अप्रूव्ड, बट हम लोग देते हैं बिकॉज आई एम अ कैंसर स्पेशलिस्ट। हम लोग कैंसर पेशेंट्स को देते हैं। एल-थ्रोम्बोपेग बोल करके दवा है, 25 मिलीग्राम, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम करके 7 दिन लेना है। इससे अपने आप प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ सम नेचुरल्स फ्लीव्स वैसे जैसा है उसी से बढ़ते हैं, बट उतने उतना पॉजिटिव और साइंटिफिक डेटा नहीं है कि उसको खाने से प्लेटलेट बढ़ेगा। आपको बीमारी को देखना है, बीमारी को कंट्रोल करना है। वो जब वायरस का लोड कम हो जाएगा वो अपने आप प्लेटलेट बढ़ते जाएंगे, पर जब तक नहीं बढ़े हैं तब हम लोग प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करके उनको बढ़ाना चाहते। और एल-थ्रोम्बोपेग बोल करके जो दवा है अभी जेनरिक मिले हैं उसको दे करके हम बढ़ाते हैं। जब वो 2 से 7 दिन तक डर रहता है, अगर हमारा 7 दिन बीत गया सही ढंग से वो अपने आप प्लेटलेट भी ऊपर आ जाएंगे। सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आदमी बताते हैं इसके लिए खा लीजिए, शायद वो हो सकता है, मे बी हो भी सकता है, उसके बारे में हमको उतना जानकारी नहीं है, बट यस, नेचुरल मेडिसिन्स डू हेल्प। बिल्कुल। चलिए, डॉक्टर संदीप गर्ग जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर, डेंगू की कमजोरी कब तक रहती है, कब तक जो है ऐसा महसूस होता है मरीज को कि हाँ अभी भी जो है उसकी वजह से जो है थकान बॉडी में ऐसा फील हो रहा है, या कमजोरी कब तक महसूस हो सकती है? देखिए, डेंगू बुखार का एक नॉर्मल प्रोफाइल होता है। जैसे आपने मच्छर ने काटा, नेक्स्ट 2 से 3 दिन में आपको बुखार आना शुरू हो जाएगा, आपका NS1 एंटीजन पॉजिटिव हो जाएगा, बाद में आपका IgM और IgG पॉजिटिव हो जाएंगे। और बुखार आने के बाद जब आपका बुखार, जैसे बताया डॉक्टर साहब ने, बुखार के लिए पैरासिटामोल ड्रग वो बेस्ट ड्रग है। इसके अलावा कोई भी आइबुप्रोफेन, कॉम्बिफ्लैम, ब्रूफेन और निमोसोलाइड होता है, और पेशेंट कैन गो टू डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग एक पैरासिटामोल के अलावा कोई दवाई ना लें। अगर पैरासिटामोल से बुखार नहीं उतर रहा है तो आप उसको ठंडी पट्टी करें, और धीरे धीरे जो पेशेंट का जब बुखार उतरना शुरू होता है तब पेशेंट का प्लेटलेट फॉल करना शुरू करता है। प्लेटलेट भी डिप करते हैं, एक लेवल तक डिप करते हैं, फिर ग्रेजुअली पिकअप करते हैं। जब प्लेटलेट डिप करता है उस समय आपको अगर रैंडम डोनर या सिंगल डोनर प्लेटलेट जरूरत पड़ती है तो आप दीजिए, अदरवाइज को बहुत जरूरी नहीं है। पेशेंट का हीमोग्लोबिन, पेशेंट का PCV और पेशेंट का प्लेटलेट काउंट डेली ऑलमोस्ट मॉनिटरिंग करना चाहिए अगर पेशेंट एडमिटेड है। अगर हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, PCV बढ़ रहा है, डेफिनेटली हार्मफुल है, एंड वी शुड प्लेटलेट के ऊपर ना ध्यान देके PCV और हीमोग्लोबिन पे ध्यान देना चाहिए। अगर दोनों चीज बढ़ रही हैं, डेफिनेटली पेशेंट गोइंग इनटू कॉम्प्लिकेशंस। तो हीमोग्लोबिन, PCV का ध्यान दें, पेशेंट का प्लेटलेट चेक करते रहें। पेशेंट का एक नॉर्मल प्रोफाइल है फीवर का, वो पहले आएगा, फीवर उतरने के बाद प्लेटलेट कम होंगी, फिर ग्रेजुअली प्लेटलेट बढ़नी शुरू होंगी। इस बीच पेशेंट को उल्टियां, भूख न लगना, थकान रहना, बॉडी में पेन होना, खुजली होना और व्हाट नॉट हो सकता है। ऐसे पेशेंट के लिए और फिर ग्रेजुअली विद इन नेक्स्ट 7 to 10 डेज पेशेंट ग्रेजुअली रिकवर करना शुरू करता है। तो कोई पेशेंट अगर रोगी है डेंगू का
उसको बताना बहुत जरूरी है कि आपका बुखार जो है कम से कम 4-5 दिन रहेगा, उससे पहले नहीं जाएगा, और शरीर कमजोरी कम से कम 7-8 दिन तो रहेगी। तो एटलीस्ट 10 डेज आप मान के चलिए डेंगू आपको तंग करेगा। इवन कोई भी तरह का डेंगू हो वो इसी तरह बिहेव करेगा। इसका कोई माइनर फॉर्म नहीं है, कोई आपका ड्रग मॉडिफिकेशन, कोई ड्रग से मॉडिफाई नहीं कर सकते आपसे कोर्स को, एंड वन हैज टू लिव विद इट। सो बेटर ये है कि प्रिवेंशन इज बेस्ट। आप अपने पूरे हाथ के बाजू के कपड़े पहनिए, मच्छरों से दूर रहिए, अपने घर आसपास पानी न जमा होने दीजिए। अगर जरूरत है सरकार को फोन कीजिए, सरकार फॉगिंग कराएगी आपके एरिया में, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके सरकार को डेफिनेटली फॉगिंग करनी चाहिए। इंटेंस फॉगिंग से ही हम एडीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज एडीज, मच्छर कॉजिंग डेंगू, और बहुत ही कैटास्ट्रोफिक है, कुछ लाइव्स भी गई हैं बिकॉज ऑफ डेंगू, एटलीस्ट इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया। संदीप जी, वहीं अगर एक सवाल और पूछना चाहती हूँ, अक्सर देखा जाता है कई मरीज जो हॉस्पिटल नहीं जाते जब उन्हें डेंगू हुआ रहता है, वो कहते हैं कि घर में ठीक हो जाएगा। क्या उस समय पर डॉक्टर के पास जाना मतलब बेहद जरूरी है? और उस बीच अगर पेशेंट घर पर रहकर ट्रीटमेंट लेता है तो क्या घर में ट्रीटमेंट लेने से भी वो ठीक हो सकता है? देखिए, बहुत मैक्सिमम वो पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत नहीं है। अगर पेशेंट इनिशियली पैरासिटामोल लेता रहे, पानी खूब मात्रा में पीता रहे, और डाइट पे ज्यादा ध्यान ना दे, एटलीस्ट पानी पीता रहे, तो उसका बॉडी में हाइड्रेशन बना रहेगा। और पेशेंट को जाने की जरूरत तभी है जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है, पेशेंट बहुत मार्कली वीकनेस फील कर रहा है, वो खाना पीना नहीं खा पा रहा, कुछ ले नहीं पा रहा मुंह से, तभी जाने की जरूरत है। और डेली नहीं तो कम से कम ऑल्टरनेट डे, अगर पेशेंट घर पे है तो ऑल्टरनेट डे सीबीसी प्लेटलेट काउंट कराता रहे, कोई एडमिट की जरूरत नहीं है। बट पेशेंट अगर नहीं खा पी पा रहा है, फीवर नहीं उतर रहा है, उसको आईवी मेडिकेशन की जरूरत है, आईवी पैरासिटामोल की जरूरत है, और उसको कुछ एंटी एमेटिक मतलब उल्टी की दवाई की जरूरत है, पेट में दर्द है उसकी दवाई की जरूरत है, देन डेफिनेटली हैज टू बी एडमिटेड। अदरवाइज प्लेटलेट पेशेंट अगर मॉनिटरिंग कर रहा है घर पे, पेशेंट हेल्दी है, यूरिन पास कर रहा है, कोई येलो कलरेशन ऑफ यूरिन नहीं है, बीपी ठीक है, पल्स प्रेशर ठीक है, वेट नहीं हो रहा है, टाइकार्डिया नहीं हो रहा, हार्ट रेट नहीं बढ़ रहा है, then there is no need to be worried, and patient can be treated at home. But definitely he has to be very much pertinently watch करना पड़ेगा पेशेंट को। अगर watch कर रहे हैं, because patient can go into complication, and that time it's very difficult for the physicians to manage such of patients. तो complicate ना होने दें डेंगू को, और बहुत ध्यान से अपने डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में रहें, either on WhatsApp or on phone, और अपना बीपी, पल्स प्रेशर, हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट एंड प्लेटलेट काउंट ये मेजर करते रहें। तो कोई आवश्यकता नहीं है आपको, अगर आप खाना पीना मुंह से ले रहे हैं, कि भर्ती होने की। परंतु अगर कोई प्रॉब्लम हो रही, डेफिनेटली यू नीड टू बी एडमिटेड एट टाइम। उपाध्याय जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, अपनी लापरवाही अगर देखा जाए, अपनी लापरवाही भी बहुत कभी कभार जो है जानलेवा बन जाती है। देखिए, उत्तराखंड की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, यहाँ पर डेंगू की वजह से जो है कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो लोगों का भी सजग रहना, लोगों का भी जागरूक रहना उतना ही जरूरी है। देखिए निशा, हर व्यक्ति जागरूक रहने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि जैसे बुखार आया है मुझे इलाज मिल जाए, लेकिन वो सरकारी स्वास्थ्य की उतनी सुविधाएं हैं नहीं। चाहे उत्तराखंड की बात करूं या उत्तर प्रदेश की बात करूं, मान लो मैं गांव में रहता हूं, दूर दराज के गांव में, शहर से दूर, अब मैं बुखार आया है तो भाई शहर जाऊं या जहां डिस्पेंसरी है वहां दवा लेने जाऊं, तो वो इतनी दूर है कि वो संभव नहीं हो पाता है। तो मजबूरी में वो घर पर रुकता है, अन्यथा कौन चाहेगा मैं घर पर रुकूं। तो देखिए, ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति चाहता है इलाज मिले, लेकिन जो स्वास्थ्य की जो पोजीशंस हैं, और तो और हमारा जीडीपी का जितने % हमें स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए वो सरकारें खर्च करती नहीं हैं। सरकार की प्राथमिकताएं दूसरी होती हैं। देखिए, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, मूलभूत सुविधाएं हैं, ये बहुत जरूरी है। और दोनों पर ही आप देखेंगे स्कूलों के हालात बद से बदतर हैं। कहीं बिल्डिंग नहीं होगी, कहीं बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिजली पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। वही हाल हेल्थ का है। हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर गांव-गांव तक नहीं पहुंचा पाए, इसलिए मृत्यु भी ज्यादा होती है। जब अभी मैं जा ही नहीं पा रहा हूं तो मैं कैसे वहां गांव में बैठ के, तो मेरे प्लेटलेट काउंट होंगे नहीं और मुझे कोई मेडिकल एड मिलेगी नहीं, तो मैं भगवान भरोसे हो जाता हूं। बिल्कुल, सरकारें अपना कर्तव्य निभाती नहीं है, जनता से उम्मीद करती है कि सब कुछ जनता ही करे। देखिए, कोई नहीं चाहता क्योंकि आसपास पानी भरा रहे, मच्छर पनपे। हर व्यक्ति अपने आसपास सफाई रखता है, कोशिश करता है साफ रखने की।
लेकिन वो जो पड़ोस में तालाब है उसको कैसे साफ करे वो तो सरकार का दायित्व है, और सरकारें अपना उत्तरदायित्व सही तरीके से निभाती नहीं है, और उसका परिणाम होता है कि लोग पीड़ित होते हैं और वो घबरा जाते हैं। जब उन्हें पता लगता है कि डेंगू हो गया, प्लेटलेट और घट रहे हैं, तो वो बड़ी घबराहट होती है उसे, फिर वो घर पर रखता नहीं है, फिर वो एडमिट करने के बाद ही उसे तसल्ली मिलती है कि चलो अच्छा है, अब यहाँ पर भर्ती हो गया है अस्पताल में तो सब ठीक हो जाएगा। तो वो घबराहट भी होती है, और घबराहट भी स्वाभाविक है, क्योंकि एकदम इमरजेंसी में तो हमने देखा है कि कुछ मिलता नहीं है। कई बार तो ये होता है कि मैं गया तो डॉक्टर नहीं मिला, या फिर वो कहते हैं एडमिशन के लिए बेड नहीं, खाली नहीं है। जब बेड खाली होगा, बिल्कुल। तब उपाध्याय आपको जी, भर्ती माफी के कर साथ लेंगे। आपको रोकना चाह रही हूँ। डॉक्टर संदीप गर्ग जी, डॉक्टर अनीता रमेश जी, आरबी उपाध्याय जी, सीएम पपनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप चारों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की। तो चलिए, मेरे साथ चर्चा है खास में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। क्या जिम जाने से सेहत बन सकती है? नहीं। क्या काजू बादाम किशमिश मेवे खाने से सेहत बन सकती है? नहीं। क्या घी दूध खाने से सेहत बन सकती है? नहीं। क्योंकि सभी को लगता है कि सेहत तो सिर्फ खाना खाने से बनती है, लेकिन सेहत सिर्फ खाना खाने से नहीं बल्कि उसको पचाने से बनती है। और जब तक कि खाया पिया लगेगा ही नहीं, आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी